हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने फिजिक्स क्लासेस में। क्लास 12th के लिए ये स्पेशल सेशन में लेकर के आया हूँ आज। और इस स्पेशल सेशन में कुछ स्पेशल टॉपिक्स को ही हम स्टडी करेंगे। कई सारे व्यूअर्स के स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे इस चैप्टर को लेकर के, तो आज उन्हीं डाउट्स को लेकर के मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए बॉडीज को चार्ज करने के कई सारे मेथड्स हैं, स्पेशली 3 मेथड्स हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ें चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर कोई अनचार्ज्ड बॉडी है और इस अनचार्ज बॉडी को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हाउ मेनी मेथड्स वी कैन फॉलो। दिस चार्जिंग बाय इंडक्शन इज वन ऑफ द मेथड। ओके, तो व्हाट इज दिस मेथड, हाउ इट वर्क्स, लेट अस अंडरस्टैंड। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अगर किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया जाता है, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। करेक्ट, दैट मीन्स अगर हमारे पास ये कोई एक अनचार्ज बॉडी है, ओके, और इस अनचार्ज बॉडी को अगर हम किसी चार्ज बॉडी के साथ में कांटेक्ट में लाए तो भी ये चार्ज हो जाएगी। दैट मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में लाए बिना ही इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया जाए, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब समझिएगा कि ये फिनोमेना ये मेथड फॉलो कैसे किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करी। ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी इस सेंस यहां पर क्या हुआ कि दिस बॉडी कंटेन्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन नंबर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल है नंबर्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बराबर है नंबर में। तो इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कैसे करें, बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो लुक एट द मेथड। इस बॉडी को चार्ज करने का मतलब ये कि इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज भी किया जा सकता है और इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी किया जा सकता है। हम समझते हैं कि इसको पॉजिटिवली चार्ज कैसे करते हैं। देखिएगा, अगर हम किसी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, अगर किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेकर के आते हैं, तब ये बॉडी जो होगी इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी की वजह से जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। पढ़ा है ना हमने, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो एक तरफ हो जाएंगे। मगर अगर हम ये मान लें कि ये कोई वायर है पी क्यू, तो पी एंड पर जितने भी वायर है वो पी एंड पर जितने भी चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड, और जितना भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यू एंड पर चले जाएंगे। ये तो समझ में आता है ना सभी को कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और इनका रिपल्शन और अट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है। हमने किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस PQ वायर के साथ में पास में लेकर के आए, जिसकी वजह से जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो तो P एंड पर आ गए। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो रिपेल होकर के Q एंड पर चले गए। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इस बॉडी को यहाँ से हटा लें तो ये फिर से वही न्यूट्रल हो जाएगी, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सअप हो जाएंगे। तो इस बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है कि अगर इस बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इस बॉडी के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनको इस रॉड से हटा दिया जाए, उनको इस वायर से हटा दिया जाए। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग दिस एंड ऑफ द वायर विद ग्राउंड और अर्थ। है ना, अगर हम इस वायर को अर्थिंग दे दें, है ना, अर्थिंग अभी किस एंड से दे देंगे, क्यू एंड से।
अगर हम इस वायर के क्यू एंड को अर्थिंग प्रोवाइड कर दें तो अर्थिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा, जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है ना भाई, ये तो आपके बाउंड चार्जेस होगा ना, ये तो आपके इमोबाइल चार्जेस, ये तो पॉजिटिव चार्जेस तो कहीं मूव करेंगे ही नहीं, है ना। नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, दीज चार्जेस कैन मूव। ठीक, तो ये चार्ज जो आपके होंगे, ये चार्ज मूव होकर के कहां पर चले जाएंगे, टुवर्ड्स द ग्राउंड चले जाएंगे। और जब ये सारे के सारे चार्ज टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव होकर के चले जाएंगे, ठीक, तो हम इसकी अर्थिंग को यहाँ से वापस हटा देंगे। और अर्थिंग को वापस हटाने के बाद में इस रॉड को भी यहाँ से दूर हटा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इस पूरे के पूरे रॉड PQ में ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों थे। अब क्या हुआ, अब इस बॉडी में, अब इस वायर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये बॉडी कैसी हो गई, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। कैसी बॉडी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या किया हमने इसके लिए, हमने किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लेकर टच नहीं कराया, सिर्फ पास में, जिसकी वजह से यहां पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो एक एंड पर इकट्ठे हो गए, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो दूसरे एंड पर जाकर के इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, जो नेगेटिव चार्जेस थे उनको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो वो नेगेटिव चार्जेस ग्राउंड की तरफ चले गए, और जितने भी आपके पॉजिटिव चार्जेस थे वो एक एंड पर रह गए। ग्राउंड में चले जाने के बाद में रॉड को हमने हटा दिया, ग्राउंड को हमने हटा दिया, अब ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है ना। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड से हम उसको कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। हमने फिर से क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करी जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर थे नंबर में, जिससे इस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहा जाएगा। अब दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके आ गया होगा, अगर आपने पहली वाली चीज समझ ली है तो अगर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज करना था तो हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लेकर के आए थे। अब अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हमको एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लाना पड़ेगा। हमने किसी ऐसी रॉड को जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, इस रॉड के कांटेक्ट में ना लाकर बल्कि इसके पास में जैसे ही लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक एंड पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे एंड पर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे इस वाली रॉड की वजह से, और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन फिर यहीं पर आता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने पर क्या होगा, देखिए ग्राउंड करने पर पॉजिटिव चार्जेस यहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि ये अर्थ या ये जो ग्राउंडिंग होगी ये उतनी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर सप्लाई कर देगा जो कि इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर सके। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते हैं, मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर ये अर्थ उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस एंड को सप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब 4 पॉजिटिव चार्जेस अगर एग्जांपल के तौर पर है तो 4 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे और ये एंड इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होगा हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग को हटा देंगे, ग्राउंडिंग को हटा देंगे, रॉड को हटा देंगे, रॉड को हटाने के बाद में क्या होगा, इस वाले वायर में सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे। तो ये आपकी जो बॉडी हुई वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने बॉडीज को कांटेक्ट में लाए बिना ही एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी की मदद से चार्ज कर दिया, और क्योंकि कांटेक्ट में नहीं लाए थे इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी सर, है बहुत पहले एक शेर था कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली, है ना। अब खाली तो सब है लेकिन मिलना तब भी नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो मेरी आपसे फिर से एक अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर पर रहें,
सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सबसे ऊपर अपने देश को सुरक्षित रखें। ये एक कठिन समय है और इस कठिन समय में हमें संयम रखना है, हमें धैर्य रखना है और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, हमें उनको फॉलो करना है, हमें उन्हीं को करना है। ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला है अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करने का, तो मैं समझता हूँ कि इस समय को यूटिलाइज करिए। आपको फल आपके कर्म के अनुसार ही मिलना है, तो अपना कर्म करते रहिए, है ना। इस समय का सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई करिए और बार बार रिवीजन करिए। देखिए, इस समस्या से हम तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक कि हम दृढ़ संकल्पित ना हो। साथ ही साथ हमें संयम भी बनाए रखना होगा। तो मैं तो ये आपसे यही कहूँगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस समय का सदुपयोग भरपूर करें। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है, मुझसे आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, आप पूछिए। मैं खूब पढ़ रहा हूँ, आप भी खूब पढ़िए, इस समय का सदुपयोग कीजिए। ठीक है ना। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि आपका परमिटिविटी। देखिए, नाम से तो ये लग रहा होगा परमिटिव। देखिए, हमने इसको पढ़ा था है, पहले समझिएगा। हमने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 R² पढ़ा था ना। और इस फॉर्मूले में हमने जो ये एप्सिलॉन नॉट था, इस एप्सिलॉन नॉट को बताया था कि ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, इसको वैक्यूम भी कहा जाता है। परमिटिविटी नाम से ये समझ में आ रहा होगा कि क्या ये कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि फोर्सेस को परमिट कर रहा है किसी भी मीडियम में अप्लाई होने के लिए या फ्री स्पेस में अप्लाई होने के लिए। ठीक है, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम in which how much force of interaction, that means attraction or repulsion, will be applied between the two charges is decided. ये परमिटिविटी की वजह से ही डिसाइड होता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के बीच में लगेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि परमिटिविटी ये कैसे डिसाइड करती है। एग्जांपल लेते हैं हम अगर एयर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, और हम वाटर में अगर मूव करते हैं तो किसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होगी मूव करने में? ऑब्वियसली वाटर में। तो वाटर की ही तो ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको कितना फोर्स परमिट करना है ये डिसाइड कर रही है। एयर का कितनी परमिटिविटी है जो कि आपको परमिट कर रही है कि आप कितना फोर्स लगा सके। देखा जाए तो परमिटिविटी जो होती है वो किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अपोज करती है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर परमिटिविटी किसी मीडियम की ज्यादा है तो उसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगा, और अगर परमिटिविटी कम है तो उसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? जो परमिटिविटी हम फ्री स्पेस में पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻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 ⁻
यानी कि फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी 1 है और दूसरा कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी 2 है। अब आप मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि किस मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और किस मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम लगेगा। जिसकी परमिटिविटी कम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा, क्योंकि जिस मीडियम में कम अपोज किया जाएगा फोर्स का उसमें फोर्स बढ़ जाएगा, और जिस मीडियम में अपोज ज्यादा किया जाएगा उसमें फोर्स कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी क्या होती है, किसी मीडियम का वो फैक्टर है जो कि उस मीडियम में लगने वाले फोर्स का अपोज करता है।
तो इसको परमिटिविटी नाम क्यों दिया गया, ये भी तो क्वेश्चन क्रिएट होता है। परमिटिविटी का मतलब यही हो गया कि हाउ मच फोर्स इज परमिटेड इन दैट मीडियम, दैट इज डिसाइडेड बाय द परमिटिविटी। और ये परमिटिविटी की वैल्यू बिल्कुल कम होती है, लीस्ट होती है किसमें, एयर में या वैक्यूम में। कितनी होती है, लीस्ट होती है, करेक्ट। इसीलिए हम जब एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इसका मतलब ये हो जाता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस की बजाय हम किसी मीडियम में कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर नॉट नहीं लगा होगा, सिर्फ परमिटिविटी एप्सिलॉन लिखा होगा, एप्सिलॉन लिखा होगा। और हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग है, हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग है। तो इसको और ज्यादा स्टडी करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और ज्यादातर न्यूमेरिकल केसेस में हमको ये वैल्यू दी जाती है, ठीक है। देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में बोर्ड में ऐसा नहीं आता है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो वी शुड एंजॉय इट, और वो एंजॉय तभी कर पाएंगे जब हम हर क्यू का, हर वाई का जवाब ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर इस एप्सिलॉन को डिफाइन करने के लिए हम परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का यूज करते हैं, और इस रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला हो जाता है परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से रिलेट कर रहे हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो गई। ऐसे ही किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम लोग परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के साथ में कंपेयर कर देंगे तो वो बन जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी इज दैट फैक्टर ऑफ अ मीडियम थ्रू व्हिच हाउ मच फोर्स इज परमिटेड इन दैट मीडियम, दैट इज डिसाइडेड, है ना। ये उसको डिसाइड किया जाता है परमिटिविटी की वजह से। तो ये है परमिटिविटी। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, परमिटिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये परमिटिविटी डिसाइड करती है कि फोर्स परमिट करेगी, नो। इस परमिटिविटी का एक्चुअल में परमिटिविटी जो होती है उस मीडियम की, वो अपोज करती है फोर्स का। तो इसको दूसरे शब्दों में समझाने के लिए इसका नाम परमिटिविटी रखा गया है कि ये परमिटिविटी की वजह से ही हमको पता लगेगा कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स परमिटेड है उस मीडियम में, दैट्स व्हाई इट इज सो कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट है अगले टॉपिक के लिए, जो कि मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आपके नोट्स में कुछ फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए हैं, उन फॉर्मूलेज को अगर आप समझ लेंगे तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने पढ़ाया था आपको लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए अपने पुराने रूप में लौट आए हैं। अब की बार का टारगेट इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सेट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, है ना। देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर्मूला लिखें फोर्स का, कूलम्ब्स फोर्स का, F इज इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो जो, या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो जो आपका फॉर्मूला हुआ, ये किसी भी दो चार्जेस जो कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है उनके बीच में, ये पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए फॉर्मूला है? पॉइंट चार्जेस के लिए है। अगर ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए है तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर पॉइंट चार्जेस के बजाय हम किसी ऐसे सरफेस के लिए इस फॉर्मूले को लिखना चाहें, जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं कि इस रॉड पर कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो इस रॉड पर जो आपका चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं, इस रॉड पर जो आपका चार्ज होगा वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ड्यू टू इट्स लेंथ। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रही है ना बात। तो उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर इस Q की जगह पर वैल्यू पुट करोगे तो मुझे बताइए क्या वैल्यू पुट करोगे? लैम्डा इंटू एल ही तो पुट करोगे। तो यहाँ पर Q नॉट आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ Q नॉट और अपॉन R स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे बताइए ये Q जो कि आपका पॉइंट चार्ज है, लेकिन हमको यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करना नहीं है, हमको कैलकुलेट करना है किसी ऐसे रॉड के लिए जिस पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे बताइए क्या इस Q की जगह पर लैम्डा इनटू L नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आपने अपने फॉर्मूले में वही लिखा हुआ है, क्योंकि वो फॉर्मूला आपने कई सारे चार्जेस के लिए लिख रखा है, इस वजह से वहां पर आपने समेशन का साइन लगा के लैम्डा इनटू डीएल लिखा है। लैम्डा इनटू डीएल का मतलब क्या है? किसी डीएल लेंथ के लिए अगर आपने लिखा है, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिया है। और ऐसे ही आपने इस फॉर्मूले को लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के लिए फॉर्मूला लिखा है। अंतोगत तो हम आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकालना हो तो सीधा सीधा कूलॉम अंकल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए, विच इज F इक्वल्स टू K Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यदि किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि चार्ज आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज आपका एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या चार्ज आपका वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस सिचुएशन पर जो यूनिट चार्ज है, जो Q की वैल्यू है, ठीक है ना, जो आपका पॉइंट चार्ज है, सॉरी, उस पॉइंट चार्ज की वजह, उस पॉइंट चार्ज की जगह पर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद है मुझे कि आपको इन सब के बाद में समझ में जरूर आ जाएगा ये टॉपिक। अब मैं आपको लास्ट एक और टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। एक बच्चे का और डाउट था इस टॉपिक को लेकर के। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का, जिसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किया E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2a। याद होगा आप सभी को। और आपके नोट्स में हमने उसी नोट्स में हमने आपको दो शीट के लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उन दो शीट्स के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अगर पूछा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे ड्राइव किया गया। मान लीजिए एक शीट की बजाय हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स है 2। नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? 2 है। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लीजिए, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लीजिए। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 होगा, E2 हो जाएगा, E1 इस तरफ हो गया, E2 इस तरफ हो गया, और E2 इस तरफ हो गया। ठीक है, बताया था हमने आपको कैसे ये एरिया ट्वाइस कर दिया जाएगा। उसमें जब हमने आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ट्वाइस एरिया का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, अगर 2 शीट्स हैं, देखिए ये 2 शीट्स हैं पैरेलल, तो इन 2 शीट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली वो E1 और E2 कंसीडर किया जाएगा। E1 फॉर वन शीट, फर्स्ट शीट, एंड E2 इज फॉर द सेकंड शीट। ठीक, वो इस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा, और वो इन दोनों शीट्स के बीच में होगा। ठीक, अगर हम इधर आए तो हमने टोटल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए पढ़ रखा, हम सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं या अलजेब्रिक सम निकालते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या निकालेंगे? ऑब्वियसली E1 प्लस E2 लिखेंगे, E1 प्लस E2 लिखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट साइड, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी कैसी आएगी? माइनस का E1 और माइनस का E2 आएगी। अब E1 और E2 के लिए फॉर्मूला तो आप लिख ही चुके हो, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, और E1 की जगह सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया है। आप यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या माइनस का 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बात समझ में आ रही है? इधर आ जाइए, राइट हैंड साइड। यहाँ पर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इसलिए आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वैल्यू हो जाएगी वो E1 प्लस E2 हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन आएगा वो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा। बस यहाँ पर माइनस साइन का अंतर नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा। इधर बीच में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? E1 जो कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, E2 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कि नेगेटिव होगा ना, तो 1 अपॉन
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में सरफेस चार्ज डेंसिटीज है। इसका स्पेशल केस भी आपने लिखा है कि अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैपेसिटर के लिए यही केस अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर दो शीट्स हैं जिसमें एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल और ऑपोजिट है, उस सिचुएशन में जरा मुझे बताइए तो सिग्मा 1 की जगह पर सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पर माइनस सिग्मा, तो क्या ये कैंसिल होगा? तो क्या इवन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, मतलब इस साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। क्या यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ भी आपका क्या 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 की जगह पर सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पर माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी ऐसी दो प्लेन शीट्स के लिए जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल और ऑपोजिट हो, उनके आउटसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट्स के बीच में होगा और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो कि चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो आप देख रहे हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपके वो कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर 1 के जिसमें आपको शायद डाउट था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन टॉपिक्स को समझने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बहुत ही जल्दी कुछ ऐसे टिपिकल न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और उसके बाद में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच।